माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट चैनल इंस्पिरेशन क्लासेस द स्टडी हब में। मैं आपका फिजिक्स मेंटर इंजीनियर शान मलिक। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 की फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रिक फील्ड। जी हां, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने ये लिया है आज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब है इसका? जैसे क्रिकेट फील्ड, बास्केटबॉल फील्ड, वॉलीबॉल फील्ड, फुटबॉल फील्ड। तो क्रिकेट फील्ड को क्रिकेट फील्ड क्यों कहते हैं, वॉलीबॉल फील्ड को वॉलीबॉल फील्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज वहां पे वो मौजूद है, क्रिकेट फील्ड में क्रिकेट हो रहा है। तो एक ऐसा फील्ड जहां इलेक्ट्रिसिटी मौजूद हो वो क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए। तो अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिस एरिया में आने पे किसी दूसरे चार्ज पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगे तो उतने एरिया को, उतने रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। कैसे? मान लीजिए कि मैंने ये आपका जो है वो चार्ज ले लिया, इसे मैंने एज अ सोर्स चार्ज लिया है। क्या लिया बेटा? सोर्स चार्ज। यानी कि ये आपका सोर्स बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, इसको मान लीजिए मैंने इस पॉइंट पे रखा किसी डिस्टेंस आर पे। जैसे हमने कूलाम्स लॉ पढ़ा था ना बेटा, तो कूलाम्स लॉ दो चार्जेस के बीच फोर्स लग रहा था। मान लीजिए कोई डिस्टेंस आर है और यहां पे कोई चार्ज क्यू है, यहां तक इस पे फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट के आगे इस पे फोर्स नहीं लग रहा है। बिकॉज फोर्स की लिमिट थी, आपने पढ़ा था फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे ये फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। मान लीजिए ये वो पॉइंट है जिसके आगे फोर्स की वैल्यू निगलेक्टेड है, यानी कि इस पॉइंट तक तो फोर्स लग रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं इस डिस्टेंस को रेडियस मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर दूं, अब इस स्फीयर का जो एरिया है, जो रीजन है, वही रीजन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इस सोर्स चार्ज का। यानी कि अब बाहर से अगर आप कोई चार्ज Q लेके आएंगे तो जैसे ही वो ये जो लाइन है, ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको स्फीयर के रूप में, जैसे ही इस पे आएगा या इसके अंदर आएगा तो उस चार्ज पे फोर्स लगने लगेगा। और इसी वजह से ये रीजन जो है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका? इस सोर्स चार्ज का। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं। अगला जो टर्म है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या मतलब है? अभी तक हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, लेकिन कितना लगेगा, अमाउंट क्या होगा उसका। जैसे 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, कितना होगा, वही अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय a test charge in an electric field is said to be electric field intensity। मान लीजिए यहां पे ये चार्ज Q रखा हुआ है, इस पे फोर्स लग रहा है, तो ये रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना फोर्स लग रहा है, उसका अमाउंट क्या है, इंटेंसिटी क्या है, वही इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, E से डिनोट करते हैं। और SI यूनिट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की होती है कूलाम। तो SI यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलाम। अब ये जो फोर्स लग रहा है, अगर वो फोर्स हमको पता लगाना हो, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और हम कहें कि इस पार्टिकुलर फील्ड में इतने अमाउंट का चार्ज रखा है, बताइए इस पे कितना फोर्स लगेगा। इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर देंगे, F इक्वल्स टू QE। ये वो फोर्स होगा जो किसी चार्ज Q पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर लगेगा। अब मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। जी हां, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इतनी बात हमारी यहां पे खत्म होती है। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
जी हां बच्चों, तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज किसी जगह पे रखा हुआ है तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसको किस तरीके से मेजर करेंगे, क्या उसकी कंडीशंस होंगी, आइए जानते हैं। मान लीजिए ये किसी पॉइंट पर कोई चार्ज प्लस क्यू है, इससे आर डिस्टेंस पे कोई दूसरा चार्ज प्लस क्यू नॉट है, तो ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो दोनों ही चार्ज मैंने यहां पॉजिटिव लिए हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे यानी कि धक्का लगाएंगे, तो ये फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो जो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट लॉ जो फोर्स होगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहां की बात करूं, जो हमने यहां कंडीशन ली है, तो फोर्स होगा आपका K, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q नॉट अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ा है E इक्वल्स टू F अपॉन Q। तो F यानी कि आपका जो फोर्स लग रहा है किस चार्ज पे लग रहा है, तो वो चार्ज विक्टिम चार्ज यहां पे है Q नॉट। फोर्स का फॉर्मूला K Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन में Q नॉट ये वाला, तो ये Q नॉट इस Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला मिलेगा आपको वो मिलेगा K Q अपॉन आर स्क्वायर G। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। अब यहां से मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। पहली, K तो आपका कांस्टेंट है, आप सभी जानते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ Q के। Q क्या है? सोर्स चार्ज है। मान लीजिए इस पॉइंट पे बिना डिस्टेंस को चेंज किए आप चाहते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंक्रीज अमाउंट मिले, तो आप इस सोर्स चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते चले जाइए जितना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। आप चाहते हैं कि बिना डिस्टेंस कम किए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कम वैल्यू मिले, तो इसको रिड्यूस कर दीजिए। पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस डिस्टेंस के स्क्वायर के जहां पे सोर्स चार्ज है वहां से उस पॉइंट तक की जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करना है। तो अगर आपको इस चार्ज को चेंज नहीं करना है, या कोई कंडीशन ऐसी है कि चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और कम होने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। ये रिलेशन हमको यहां पे दो रिलेशन मिल जाते हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए नोट करके। जी हां, नोट करके लिख लीजिएगा कि सपोज इस पूरे सेटअप को मैं उठा के, इस पूरे सेटअप को, ये जो सेटअप है हमारा, इसको उठा के मैं किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दूं, सपोज वाटर में ही रख दूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब आएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम के लिए जो आएगा इन कंपेयर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा K टाइम्स। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बिल्कुल सेम एज इलेक्ट्रिक फोर्स वाली कंडीशन है। तो नोट करके इसको भी लिख लीजिएगा, EM इक्वल्स टू EA बाय K, जहां पे EM इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, EA इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर और फ्री स्पेस, K आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। हाँ तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, या फिर हम इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। कि अगर कोई ग्रुप है पॉइंट चार्ज का, तो उस पूरे ग्रुप की वजह से किसी पर्टिकुलर चार्ज या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, कैसे उसकी कैलकुलेशन होगी, कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा, इन सब बातों को जानते हैं।
मान लीजिए ये कोई पॉइंट है जहां पे ये चार्ज Q रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट है जिसपे ये चार्ज Q है। इससे इस R1 डिस्टेंस पे चार्ज Q1 है, तो इस Q1 ने इस Q पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया E1, जिसकी डायरेक्शन ये रही, पॉजिटिव है, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग उस पे बाहर की तरफ डायरेक्शन आ जाएगी। दूसरा चार्ज Q2 है, R2 डिस्टेंस पे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जिसके लिए यूनिट वेक्टर डायरेक्शन चाहिए हमको, वो R2 हो गया। फिर इसी तरीके से अगर हम बढ़ते जाएं तो Qn चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड En लगाएगा, Rn डिस्टेंस पे है, और En इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर Rn कैप। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस चार्ज पे, ये वाला, वो वेक्टर सम होगा सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो हर एक चार्ज उस पे लगा रहा है, बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए, बिल्कुल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जैसा, बिल्कुल वैसे ही। तो E इक्वस टू फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका, E इक्वस टू K Q अपॉन R स्क्वायर। ये Q आपका सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ना कि वो चार्ज जिस पे लग रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है वो। तो E1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो लग रहा है Q1 की वजह से, तो K Q1, डिस्टेंस है R1, R1 का स्क्वायर, डायरेक्शन E1 की R1 कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म कंप्लीट हो गई, ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रही डायरेक्शन। फिर इसी तरीके से E2K, अब इसमें जो सोर्स चार्ज है वो Q2 है, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, क्योंकि R2 डिस्टेंस पे है, और डायरेक्शन के लिए R2 कैप। इसी तरीके से आपका K Q N R N स्क्वायर और RN का कैप। अब इसमें K कॉमन है, जो आपका कॉमन जो है वो K है, तो E इक्वल्स टू K को कॉमन ले लीजिए, आपका Q1 R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप एंड Qn Rn स्क्वायर Rn कैप। इसको एक समेशन साइन में कन्वर्ट कर दीजिए कि एज इट इज, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फोर्स में किया था, I का लूप चलाएंगे, I इक्वल्स टू 1 टू लेके n QI RI स्क्वायर RI कैप। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन देखूं तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is an imaginary smooth curve along which a free isolated positive charge can move in the electric field। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी स्मूथ कर्व है जिसपे चल के कोई आइसोलेटेड फ्री पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर सकता है। तो वही जो रास्ता है, वही जो कर्व है, वो जो पाथ है, वही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। कैसे? देखिए, सपोज कोई भी ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किसी पॉइंट A से किसी पॉइंट B पे हमको ये प्लस Q चार्ज हमको पहुंचाना है। तो जिस रास्ते भी ये जाएगा, तो ये जो कर्व यहां पे इसने लिया अपने रास्ते में A से B तक जाने पे, इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इमेजिनरी क्यों कहा गया? बिकॉज यू कांट सी देम बाय योर नेक्ड आईज। आप उन्हें देख नहीं सकते, ये एक इमेजिनेशन है, बट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज रियल। आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर किसी लाइन से शो करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाएंगी, वो दिखेंगी नहीं आपको, दे आर जस्ट इमेजिनेशन। लेकिन जो उनका इफेक्ट है वो रियल है, यानी कि वो उतने पार्टिकुलर पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताता चलूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज।
देखिए पहली प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लीजिए ए से बी, यहां पे कोई चार्ज प्लस क्यू आपका मूव करके गया इस कर्व पे, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। अब मैं यहां पे अगर इस पॉइंट पे मैंने कोई चार्ज, यही चार्ज अगर यहां पे है और मैं कहूं कि इस पे फोर्स की डायरेक्शन बताइए या इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, तो मैं बस सिंपल इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। यही इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी इस पॉइंट पे। इसी से जुड़ी एक प्रॉपर्टी और है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? मान लीजिए ये आपकी पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वे कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। रीजन, अभी हमें इस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो तो पहली वाली लाइन पे टेंजेंट ये आएगा और दूसरी लाइन पे टेंजेंट ये आएगा, तो एक ही पॉइंट पे दो अलग डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो के नामुमकिन है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दूसरी बात, आपने सुना होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लीजिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जैसा। इसका मतलब यह है, मान लीजिए ये कोई इतना रीजन है, इतने में मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है, तो मैं यहां पे पैरेलल और इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा। मतलब ये कि अगर पहली लाइन और दूसरी के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है तो दूसरी और तीसरी के बीच में 1 सेंटीमीटर होगा। हर एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप होगा और स्ट्रेट होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इतने पूरे एरिया में यहां किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, यानी कि डिस्टेंस के साथ, पोजीशन चेंज होने के साथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करेगा। हाँ, तो अगली प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कांट इंटरसेक्ट एनी कंडक्टर। यानी कि मान लीजिए कि कोई भी आपके पास कंडक्टर है तो उसको इंटरसेक्ट करके नहीं जा सकती, उसके आर पार नहीं जा सकती। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। मान लीजिए कोई क्रिकेट बॉल है आपके हाथ में और वो किसी कॉपर मटेरियल की है, किसी मेटल की है, कॉपर की बनी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी उसमें से आर पार नहीं हो सकती। इसका मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। एक और इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी ये है कि इस तरीके से मैंने इक्वल साइज के दो आपके जो है स्क्वायर ले लिए, ठीक। अब एक स्क्वायर में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, 3 और 2 5, और एक में जो है वो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो जो रिलेटिव क्लोजनेस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास पास हैं, इसका मतलब यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहां पे इसके कंपेयर में वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किसी सेम एरिया में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां कम है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक माना जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव से शुरू होके नेगेटिव पे खत्म हो जाएंगी। अब अगर कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, तब क्या होगा? तब पॉजिटिव चार्ज से ये सभी डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, और ऐसा माना जाता है कि एंड एट इंफिनिटी, कहां तक जाएंगी? इंफिनिटी पे जाके एंड होंगी। और इसी की जगह अगर कोई नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज होता
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती, सभी डायरेक्शन से इसकी चार्ज की अपनी तरफ को होती अट्रैक्टिव नेचर में, और ये माना जाता कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। कहां से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है। ये आपका जब पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न होगा, और अगर कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो उससे लाइन शुरू होकर बाहर की तरफ जाएंगी, इंफिनिटी पे खत्म होंगी। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, सिंगल पॉइंट चार्ज, तो इंफिनिटी से लाइंस आ रही होंगी और उस चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएंगी। अब अगर दो पॉइंट चार्ज हैं और दोनों ही पॉजिटिव हैं, दो पॉइंट चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। गौर से देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां मैं डिस्कस करूंगा आप सबके साथ। हमेशा पॉजिटिव से डायरेक्शन बाहर की तरफ रहेगी। मैंने एरो बना दिया डायरेक्शन के लिए, ये बाहर की तरफ जो है वो डायरेक्शन हो गई, ठीक है। एक पॉइंट होगा जो दोनों चार्ज के बिल्कुल बीचों बीच होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, और इस पॉइंट से ठीक थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा उधर जो लाइन होंगी वो स्ट्रेट होंगी, पैरेलल स्ट्रेट होंगी दोनों चार्ज की। इस पॉइंट को नल पॉइंट कहेंगे, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि इसका भी इक्वल इफेक्ट होगा और इसका भी इक्वल इफेक्ट होगा, तो दोनों इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये पॉइंट नल पॉइंट कहलाएगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब अगर यही चार्ज पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होते तो जो पैटर्न है बिल्कुल सेम रहता, नल पॉइंट सेम रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता, जो एरो बाहर की तरफ है वो एरो बस अंदर की तरफ हो जाएगा हर एक लाइन पे, और कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से दो सिमिलर चार्ज अगर एक दूसरे से पास पास रखे हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न कुछ इस तरीके से आएगा। तो आपने देखा कि जब दोनों पॉजिटिव थे तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न, और जब दोनों नेगेटिव है तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न सेम है। सिर्फ एरो जो है वो एरो का फर्क आ रहा है। पॉजिटिव के लिए एरो बाहर की तरफ है और नेगेटिव के लिए एरो अंदर की तरफ है। एरो का मतलब है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है वो। अब ये नेगेटिव है, यहां पे नल पॉइंट है, एन फॉर नल पॉइंट, सॉरी। तो नल पॉइंट यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब क्लास 10th में जब आपने पहली बार पढ़ा होगा कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तब रीजन किसी ने नहीं दिया होगा, मैं आपको रीजन बता रहा हूं। दिस इज द रीजन बिहाइंड। आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। क्या है? अनलाइक चार्ज है। तो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और यहां आप देख रहे हैं कि दोनों लाइक है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। तो यहां इस वजह से वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये है रीजन एक दूसरे को रिपल करने का और अट्रैक्ट करने का। तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिख लीजिएगा, बोर्ड में यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है क्वेश्चन आने के। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12 बोर्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक अरेंजमेंट होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से किसी शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे होते हैं। मान लीजिए अगर ये प्लस का 5 कूलाम है तो ये माइनस का 5 कूलाम ही होगा। इक्वल और अपोजिट, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और जो उनका सिंबल होगा वो अपोजिट होगा, यानी कि एक प्लस का चार्ज होगा और एक माइनस का चार्ज होगा। दोनों जो एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस होती है, जिसे हमने 2L कह लिया, और इसके ठीक बीचों बीच एक पॉइंट है O, जिसे हम सेंटर कहेंगे। तो सेंटर से इधर वाली डिस्टेंस L और इधर वाली डिस्टेंस L, दोनों मिला के आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाती है 2L। तो ऐसा अरेंजमेंट आपका इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। इसी का अगला टर्म है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अब जैसा कि मैंने P और उसके ऊपर एरो लगा के लिखा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे स्मॉल p वेक्टर से डिनोट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगी ही होगी। इसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। अब कोई भी वेक्टर अगर है तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक, तो डायरेक्शन हमको पता लग गई, क्या होती है डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसको या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर सिंपल P से लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि कोई भी चार्ज की न्यूमेरिक वैल्यू ले लीजिए, प्लस माइनस से मतलब नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे और ये जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच की उसको ले लेंगे। अब एसआई यूनिट की मैं अगर बात करूं, इसकी एसआई यूनिट की, तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो कूलाम मीटर इसकी एसआई यूनिट हो गई। इस तरीके से हमने एसआई यूनिट पता लगा लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड पता लगा लिया और उसकी डायरेक्शन हमने बता दी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट दो डेरिवेशन हैं, दोनों ही हम अभी करते हैं। पहला केस एक्सियल लाइन का है, दूसरा इक्वेटोरियल लाइन का है। हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाएंगे। पहला केस है एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो एक्सिस होगी उसी लाइन पे कोई पॉइंट लेंगे और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया, हमने चार्ज माइनस ले लिया, प्लस ले लिया, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हमने 2L ले ली। ठीक है, यहां पे बिल्कुल मिड में मैंने सेंटर ले लिया, सेंटर से L डिस्टेंस इधर और L डिस्टेंस इधर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ। ठीक, अब इसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइन हो गई एक्सियल लाइन, वो लाइन जो दोनों चार्जेस को हॉरिजॉन्टली कनेक्ट कर रही है, उसी लाइन को क्या कहेंगे, एक्सियल लाइन कहेंगे। इसी लाइन पे किसी पॉइंट पे आपका पॉइंट कैपिटल P ले लीजिए, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है जो कि आपका सेंटर से x डिस्टेंस पे है। P पॉइंट डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे है। अब देखिए आप यहां पे, तो अगर आप इस डिस्टेंस की बात करें यानी कि पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो ये टोटल डिस्टेंस है x और ये है L। तो इतनी डिस्टेंस बची आपकी x माइनस L, ये आपकी x माइनस L हो गई। इस पॉइंट को आप A कह दीजिए, इसको B कह दीजिए, यानी कि A पॉइंट पे माइनस क्यू रखा है और B पॉइंट पे प्लस क्यू रखा है। तो ये डिस्टेंस जो है हमारी वो B पॉइंट से है, तो इसे मैंने नेम दे दिया RB। अब A पॉइंट से डिस्टेंस की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि X ये रहा, P से O तक और O से A तक L, तो ये हो जाएगा आपका X प्लस L। अब ये A पॉइंट से डिस्टेंस है तो इसे मैंने RA का नाम दे दिया। ठीक, सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहां इस P पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने पढ़ा है कि जब भी कोई सिंगल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ जाता है, तो इससे B पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी कि EB वो बाहर की तरफ होगा। नेगेटिव का डायरेक्शन उसकी अपनी तरफ होता है, तो जो EA होगा वो
P से A की तरफ होगा। देख लीजिए डायरेक्शन। अब मैं बात करूं यहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे मैंने कह दिया E है। तो वो आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस होंगे। माइनस होंगे, कौन सा किस में से माइनस होगा, सवाल ये उठता है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब ए और बी पे रखे हुए दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड है बराबर, तो ये पॉइंट की जो वैलिडेशन है वो खत्म हो जाती है कि चार्ज से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन पे कोई असर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, के किस पॉइंट पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो और किस चार्ज का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं आप उस डिस्टेंस के लिए। तो अगर मैं B की बात करूं तो B से P की जो डिस्टेंस है वो लेस है इन कंपेयर ऑफ A और P। तो यानी कि जो EB होगा वो बड़ा होगा EA से। तो यहां मैं लिख दूंगा EB माइनस EA, क्योंकि बिकॉज EB ग्रेटर देन EA, बिकॉज RB लेस देन RA। ये रीजन बहुत संभाल के ध्यान से समझिएगा। क्या माइनस होगा ये तो कोई भी बता सकता है अपोजिट डायरेक्शन देख के, लेकिन कौन सा किसमें से माइनस होगा, इन दोनों पॉइंट की वैलिडेशन देखते हुए EB बड़ा निकला EA से, क्योंकि डिस्टेंस RB छोटी है RA से, इस वजह से। अब यहां पे जब हम वैल्यूज रखेंगे तो इस इक्वेशन को जो है आप इस इक्वेशन को 1 कह दीजिए, 1 इक्वेशन हो गई। EB की वैल्यू देख लीजिए, EB तो KQ अपॉन RB का स्क्वायर। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन है आपकी P से राइट की तरफ, और यहीं पे बात करें EA की तो EA KQ अपॉन RA स्क्वायर। RA स्क्वायर डायरेक्शन P से लेफ्ट की तरफ है। अब जब दोनों को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिएगा, 1 की वैल्यू है E इक्वल्स टू EB माइनस EA। तो EB की वैल्यू रखेंगे KQ अपॉन RB का होल स्क्वायर माइनस EA KQ अपॉन RA स्क्वायर। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। KQ ले लीजिए कॉमन, 1 अपॉन RB स्क्वायर बचेगा माइनस 1 अपॉन RA स्क्वायर बचेगा। KQ एज इट इज। RB की वैल्यू देखिए, RB की वैल्यू x माइनस एल, तो 1 अपॉन x माइनस एल, RB का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 1 अपॉन RA देखिए, RA की वैल्यू x प्लस एल और इसका स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो E इक्वल्स टू KQ एज इट इज। जब एलसीएम लेंगे तो एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर x प्लस एल का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा। KQ एज इट इज। जब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर करके खोलेंगे तो ऊपर का पूरा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 4xl, और नीचे आपका x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर जो चल रहा है आपका। अब इसको फर्दर ब्रेक करके हम लिखेंगे KQ एज इट इज। 4xl को हम लिखेंगे 2x इंटू 2l, तो हो गया आपका 4xl, 2x इंटू 2l लिख देंगे, और नीचे आपका x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा कि सिंस P इक्वल्स टू Q इंटू 2L होता है, तो यहां से ये 2L और Q ये कॉम्बिनेशन मिलके P बन जाएगा। तो E इक्वल्स टू 2 ये वाला आ गया आपके पास, ये K आ गया, Q इंटू 2L की जगह P आ गया, X बचा ये आ गया, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक केस इसमें बेटा और बनता है कि इफ x ग्रेटर देन 2l, मान लीजिए x 5 सेंटीमीटर है, 2l आपका 5 मिलीमीटर है, x यानी कि सेंटर से वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी वैल्यू बड़ी है दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस की वैल्यू से, तब एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे। एल स्क्वायर निगलेक्टेड, कहां से? यहां से एल स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे, तो जब एल स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा E इक्वल्स टू 2k पी एक्स, नीचे होगी x की पावर 4, इस x से इसकी एक पावर कम हो जाएगी तो ये बचेगा आपका E इक्वल्स टू 2k p अपॉन एक्स क्यूब। ये तभी लगेगा जब निगलेक्शन की कंडीशन होगी, तो इसके न्यूमेरिकल में दो ही फॉर्मूले यूज होंगे, या फिर ये या ये। अगर निगलेक्शन का केस नहीं है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और निगलेक्शन का केस है तो ये फॉर्मूला लगेगा। हाँ तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हमने बात की थी एक्सियल लाइन पे, अब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। तो समझ लीजिए इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है। ये आपका कोई माइनस चार्ज रहा किसी पॉइंट ए पे, यहां से ये पॉइंट बी पे कोई प्लस चार्ज रहा, ये जो डिस्टेंस है हमारी ये 2l है दोनों चार्जेस के बीच की, ठीक है, और ये सेंटर रहा O, सेंटर से ये L डिस्टेंस और ये L डिस्टेंस, ठीक है। अब सेंटर से 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री कोई लाइन ऊपर या नीचे जो जाएगी इसको क्रॉस करती हुई इस तरीके से, वही कहलाएगी इक्वेटोरियल लाइन। तो हमने ऊपर ले लिया इसको, ये अब यहां पे ये पॉइंट ले लीजिए कोई P पॉइंट, जिसपे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पता होगा वो एक डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए आप इसको। तो जब इसको कनेक्ट करेंगे और इसको इधर से कनेक्ट कर दीजिए, ये जो डिस्टेंस है O से P तक की, इसको आप x मान लीजिए। इसको जब आप जो है वो x ले लेंगे, ये आपका जो बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। ये एंगल आपका थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस पॉइंट पे वो इसकी अपनी तरफ लगेगा EA, और प्लस की वजह से जो लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा EB। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए यहां पे, ये एंगल का अपोजिट एंगल यहां पे थीटा, इस एंगल का सिमिलर एंगल यहां पे ये थीटा। अब डायरेक्शन आपने जो है वो देख ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पे लिखूंगा मैं डायग्राम से रिलेटेड। जो OP डिस्टेंस है वो x है, जो OA डिस्टेंस है वो आपका L है, ठीक। A से P बराबर होगा B से P के, ठीक है, क्योंकि इक्विलैटरल है आपका। अब ये मिलेगा कैसे आपको? अगर आप ट्रायंगल POA को देखें तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएं तो ये x है, ये L है, ये आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मिल जाएगा आपको। इतनी बात कंफर्म हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहां से अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जब देखूंगा, दूसरी बात इस P पॉइंट पे, अब आपका ये जो P पॉइंट है
इस पे कुछ डायग्राम इस तरीके से है, ये आपका थीटा एंगल के साथ ई ए आ गया जो माइनस चार्ज की तरफ आ रहा है, यहां से ऊपर को ई बी है जो थीटा एंगल पे है और दूर की तरफ जा रहा है। अब इस P पॉइंट पे ही हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करना है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे बेटा, ब्रेक करेंगे। ये E इससे थीटा एंगल बना रहा है तो ये हो जाएगा ई बी कॉस थीटा। इसी से परपेंडिकुलर, ये देखिए परपेंडिकुलर, इसको मिड में लेते हुए ये हो जाएगा ई बी साइन थीटा। ई ए को जब ब्रेक करेंगे तो यहां पे आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। इसको मिड में लेते हुए परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आ जाएगा ई ए साइन थीटा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये दो डायग्राम आपका ब्रेकिंग आ गया इसमें। E इक्वस टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसी के तहत अगर मैं ई ए निकालूं, ई ए, तो मेरा हो जाएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस एपी का स्क्वायर, ठीक। लेकिन कहा गया एपी बराबर है बीपी के, तो के क्यू एपी की जगह रख दूंगा बीपी, बीपी का स्क्वायर, बीपी डिस्टेंस इसके लिए हो गई तो ये बराबर हो गया ईबी के। तो एक बात पता लगी कि ई ए जो है वो बराबर है ई बी के, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का ए की वजह से, ए पे रखे चार्ज की वजह से, और बी पे रखे चार्ज की वजह से वो बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है दो बातों पे। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो दोनों ही चार्ज वैल्यू बराबर हैं। दूसरा डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है ए से पी और बी से पी वो भी दोनों बराबर हैं। जब दोनों चीजें इक्वल हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। किसमें इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन अलग अलग है उनकी, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड में बराबर होगा तो इस ई बी साइन थीटा की जगह मैं ई ए साइन थीटा लिख सकता हूं। ई ए साइन थीटा ऊपर जा रहा है, ई ए साइन थीटा नीचे जा रहा है, तो ये क्या करेगा? कैंसिल कर देगा ईच अदर, कैंसिल ईच अदर, कैंसिल ईच अदर। तो हम यहां एक लाइन लिखेंगे कि ई बी साइन थीटा जो ऊपर की तरफ जा रहा है, कैंसिल ई ए साइन थीटा जो नीचे की तरफ आ रहा है, ड्यू टू इक्वल मैग्नीट्यूड, ड्यू टू इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ए बी साइन थीटा ऊपर की तरफ कैंसिल कर देगा ई ए साइन थीटा नीचे की तरफ। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, तो वो आपका E इक्वस टू ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब आप ई बी की जगह ई ए रखें या ई ए की जगह ई बी रखें, तो या तो आप इसको 2EB cos थीटा लिख सकते हैं या 2EA cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक। अब यहां पे एक टर्म आ रहा है cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू यहां से इस ट्रायंगल से लेंगे आप। cos थीटा की वैल्यू किससे लेंगे आप? ट्रायंगल से लेंगे। तो ट्रायंगल से जब आप वैल्यू लेंगे तो cos थीटा क्या होता है आपका? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां से मैं cos थीटा की वैल्यू लिख दे रहा हूं, cos थीटा बेस आपका L है, अपॉन हाइपोटेन्यूस है आपकी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। तो 2EB या EA की वैल्यू KQ अपॉन AP का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा L अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो 2KQL देखते रहिएगा। AP का स्क्वायर, AP की वैल्यू है
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू के लिए एल हमने यहां ले लिया और ये बचा हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ई इक्वल्स टू, अब देखिएगा ये 2 क्यू एल, कुछ याद आया आपको? P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L, तो इतने की जगह P आ जाएगा, तो ये हो गया आपका के पी। नीचे आपका बचा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का जो है वो अंडर रूट है, तो इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं, पावर 1/2। अब बेस क्वांटिटी देखिए सेम है, यहां पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, पावर ऐड हो जाएगी इसमें, तो ये हो जाएगा के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किसी एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। एक केस इसमें और बनता है कि इफ x ग्रेटर देन 2L, तो L स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। तो निगलेक्ट होने की कंडीशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्या कंडीशन रहेगी निगलेक्ट होने की। तो जब निगलेक्ट कर देंगे इसको, तो E इक्वल्स टू के पी एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा के पी एक्स क्यूब, के पी एक्स क्यूब। अब एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं यहां पे बताने जा रहा हूं, ये दो वैल्यूज आई हैं आपकी, समझ लीजिएगा कि अगर निगलेक्शन का केस बन रहा है, निगलेक्शन का केस बन रहा है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, और निगलेक्शन का केस नहीं बन रहा है तो ये फॉर्मूले के तहत आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। नोट पॉइंट देखिएगा, नोट पॉइंट, ई इक्वेटोरियल जो आया है वो है आपका के पी अपॉन एक्स क्यूब, और ई एक्सियल जो आया था वो था आपका 2 पी अपॉन एक्स क्यूब। ठीक, तो ई एक्सियल एज इट इज 2, ये kp अपॉन एक्स क्यूब किसकी वैल्यू है? ई इक्वेटोरियल की। तो ई एक्सियल जो होगा वो ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल होगा। ये केस कब है? निगलेक्शन केस में है, ये निगलेक्शन के केस में है, निगलेक्शन केस। अब सपोज आपके पास कोई न्यूमेरिकल है जिसमें निगलेक्शन लग रहा है और उसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो आप सिर्फ इक्वेटोरियल का निकाल लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एक्सियल आ जाएगा, या ई एक्सियल निकाल लीजिए, ई एक्सियल निकाल लीजिए तो आपका जो है वो ई इक्वेटोरियल आ जाएगा। ई एक्सियल को 2 से डिवाइड कर लीजिए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूईएफ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने सबसे पहले ये जो लाइंस दिख रही हैं, इन लाइंस के जरिए हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बना लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एरो से लिख रही है हमारी टुवर्ड्स दिस साइड। फिर इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, 2L डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से ये डाइपोल एक एंगल थीटा बना रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, दिख रही होगी आपको, तो दोनों की डायरेक्शन के बीच एंगल है थीटा। अब देखिए ये 2L है, ये थीटा एंगल बना रहा है यहां से, तो जब इसको इस साइज पे लेंगे इन द लाइन ऑफ द along the direction of electric field, तो 2L cos थीटा होगा, और परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो होगी 2L sin थीटा। ऐसा क्यों किया गया मैं बता रहा हूं अभी आपको। दो बातें यहां से इंपॉर्टेंट है। पहली कि जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स वो 0 होगा,
किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा वो 0 होगा, या हम ये कह सकते हैं नेट ट्रांसलेटरी फोर्स। ट्रांसलेटरी फोर्स, ट्रांसलेटरी फोर्स, नेट ट्रांसलेटरी फोर्स इक्वल्स टू 0। देयरफॉर नो लीनियर मोशन, लो लीनियर मोशन या फिर नो ट्रांसलेटरी मोशन, कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है F इक्वल्स टू ma। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका मास होगा, उसमें एक्सेलरेशन आएगा जब उस पर फोर्स लगेगा। जब फोर्स ही 0 है तो उस पर कोई मूवमेंट नहीं होगा। टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ मोशन उस पर क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। किसी भी लीनियर मोशन के लिए फोर्स उस पर लगना बहुत जरूरी है। तो यहां पे फोर्स हो गया 0। 0 क्यों हुआ वो देखिए, ये फोर्स और ये फोर्स, पॉजिटिव पे फोर्स और नेगेटिव पे फोर्स लगने वाला जो फोर्स है वो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F इक्वल्स टू QE। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E कांस्टेंट हो गया, नेगेटिव के लिए भी और पॉजिटिव के लिए भी, दोनों चार्ज के लिए। चार्ज का मैग्नीट्यूड जब बराबर है तो दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो इक्वल लगेगा, लेकिन इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो व्हेन टू फोर्सेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, नेट फोर्स 0 हो गया। बट व्हेन टू फोर्सेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन फॉर्म्स अ कपल। जो सेकंड बात है इस टॉपिक की, तो जब ये कपल बनाएंगे तो अ कपल जनरेट अ टॉर्क। वो कपल क्या करेगा, टॉर्क जनरेट करेगा, विच ट्राई टू रोटेट द डाइपोल अबाउट इट्स सेंटर। जो सेंटर होगा डाइपोल का वो इसके अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेगा। देखिए मान लीजिए ये मार्कर ये डाइपोल है और जहां से मैंने पकड़ा हुआ है ये सेंटर है। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। तो जब ये दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन लगेंगे तो कपल बनाएंगे। कपल बनेगा तो टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा तो इसको इसके सेंटर के अबाउट रोटेट कराएगा। इस तरीके से, इस तरीके से इसको रोटेट कराएगा। तो जो टॉर्क लगेगा वही टॉर्क आपका क्या होगा, तो टॉर्क आपका जो है यहां से क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो टॉर्क फोर्स हो गया आपका QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी वही जो मैं बता रहा था 2L साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 2L साइन थीटा। इस 2L और Q को देखिए, ये Q इंटू 2L मिला के बन गया PE साइन थीटा हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा है Q इंटू 2L आपका P होता है। तो ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। ठीक, अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखी जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच साइन थीटा तब आता है जब दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट हो। तो ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। क्या हो गई, वेक्टर फॉर्म। तो यहां से ये आपका पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। अब यहां से 3 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ध्यान से देखिएगा क्या क्या है। पहली इंपॉर्टेंट बात, तीनों बातें एंगल पे डिपेंड कर रही हैं। कैसे, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 से 3 नंबर में हर बार आ जाता है ज्यादातर केसेस में। पहली बात कि जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा तो PE साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0, तो टाउ इस केस में क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे होगा, कंडीशन क्या होगी कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये रहा माइनस चार्ज और ये रहा प्लस चार्ज।
ये रहा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दोनों की डायरेक्शन एस जैसी है, तो यहां पे जो थीटा होगा यानी कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये कंडीशन कहलाएगी आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा केस, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो, साइन 180 की वैल्यू ये भी जीरो होती है। देखिए तो इसमें टॉर्क क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा, ये भी जीरो हो गया, लेकिन इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहेंगे वो भी मैं बता रहा हूं, इसकी कंडीशन देख लें। ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज, इधर आपका नेगेटिव चार्ज, डायरेक्शन रही ये, देखिएगा ये इधर और ये इधर, एंगल क्या हो गया 180 डिग्री। इसे अनस्टेबल इसलिए कहेंगे कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इस पे फोर्स लगेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कोशिश करेगा कि अलोंग द लाइन, यानी कि पहले वाले केस में इसको लाने की कोशिश करेगा, इसलिए इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तीसरा केस भी देख लीजिए। तीसरा केस होगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी और साइन 90 होता है आपका 1, तो टॉर्क आपका पीई साइन थीटा होता है, वो 1 हो जाएगा। यही वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तीन केसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा इनका।